हाँ जी भाई क्लास। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का नेक्स्ट मॉडल, जो बेटा कौन सा है, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। लेकिन बेटा बोर मॉडल पढ़ने से पहले बोर मॉडल पढ़ने से पहले जरा एक बार हम याद कर लें कि थॉमसन मॉडल क्या कहता था। थॉमसन मॉडल कहता है कि एटम जो है बेटा वो एक सॉलिड स्फेयर की तरह है। ये जो सॉलिड स्फेयर है बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि ये पूरा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इसी को देखते हुए रदरफोर्ड ने क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को। रदरफोर्ड ने कहा कि थॉमसन का मॉडल जो है वो गलत है क्योंकि एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन होता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के ऊपर पूरे एटम का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज भी किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। ये इतना बड़ा इशू नहीं था। इशू था जो उन्होंने अब बताया कि इस न्यूक्लियस के आगे पीछे सर्कुलर पाथ होता है जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ये बेटा क्या हो गए, सर्कुलर पाथ, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीज सर्कुलर पाथ्स। तो इसी मॉडल का ड्रॉबैक आ गया। और बेटा वो ड्रॉबैक क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सर वो कोलैप्स हो जाएगा। वेरी गुड। तो बेटा उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है जो समय के साथ क्या करती रहेगी, डिक्रीज। और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ लेकर कहाँ गिर जाएगा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। और एटम जो है बेटा वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। According to electromagnetic theory, फिजिक्स की। तो रदरफोर्ड, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे घूमता है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा, और घूमते घूमते वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में पार्टिकल एनर्जी रिलीज करता है। और अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इन दोनों के बीच में इंक्रीज करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम जो है वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स। इसीलिए रदरफोर्ड, आप जो मॉडल ऑफ एन एटम बता रहे हैं वो क्या है, अनस्टेबल है। तो यहां से
हमने बेटा हमारी नई साइंस पढ़नी शुरू करी, है ना। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा। तो अब इन सब चीजों को मैं कंबाइन कर रहा हूं और बेटा आपके पास ला रहा हूं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोर बेटा रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। तो रदरफोर्ड उनके टीचर थे और नील बोर जो थे बेटा वो उनके स्टूडेंट थे। तो उन्होंने बताया कि रदरफोर्ड जी ने जो जो चीजें कही वो बहुत हद तक सही थी, लेकिन वो मिस क्या कर गए हम वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में लोकेटेड होता है। बिल्कुल सही कहा। अगर ये एटम है तो इस एटम के सेंटर में कौन है बेटा? न्यूक्लियस है, राइट। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सही कहा। इस न्यूक्लियस पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सही कहा। इस न्यूक्लियस के अंदर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। सही कहा। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस एटम के अंदर सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं। हालांकि न्यूक्लियस थोड़ा सा इधर होना चाहिए, ये है, तो वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। इन सर्कुलर पाथ को उन्होंने नाम क्या दिया था? ऑर्बिट्स। उन्होंने ये नाम गलत करके कहा, इन्हें कहते हैं एनर्जी शेल्स। इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज उन्होंने नाम दिया डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स, जहां पे डिस्क्रीट शब्द का बेटा मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी शेल्स। मतलब इन शेल्स की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है। अगर इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स का मतलब क्या हो गया? ऑल शेल्स हैव some fixed energy and जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, शेल की एनर्जी जो है बेटा वो क्या करती रहती है? इंक्रीज करती रहती है। अब अगर ये एनर्जी फिक्स्ड है, सम फिक्स्ड एनर्जी, इट मीन्स even if electron revolves in a particular shell, अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करता है बेटा, इट डज नॉट और कैन नॉट लूज एनर्जी। बेटा अगर हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है तो इसका मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो उस शेल के अंदर रहे। अगर उसकी एनर्जी उतनी ही है तो बेटा इसका मतलब है वो एनर्जी लूज नहीं कर रहा और वो कभी भी न्यूक्लियस के ऊपर फॉल नहीं करेगा। इफ इट डज नॉट लूज एनर्जी देन electron will never come close to nucleus, hence atom will not collapse। तो बेटा जो चेंज था वो क्या था? नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं एक्चुअली वो फिक्स्ड एनर्जी वाले सर्कुलर पाथ है, जिनको उन्होंने नाम दिया एनर्जी शेल्स और डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स। अगर इन शेल्स की एनर्जी फिक्स्ड है तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में मूव करेगा उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स्ड होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है
तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा तो बेटा वो न्यूक्लियस के पास कभी नहीं आएगा और इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करेगा। तो यहां से आ गई एटम की स्टेबिलिटी। इतना पार्ट समझ में आया जो मैंने आप लोगों को बताया बच्चों? किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर। सर ऐसे तो सारे एटम्स को स्टेबल होना चाहिए। वेरी गुड। और बेटा सारे एटम्स ही स्टेबल है बस। तो सर फिर स्टेबल इन टर्म्स ऑफ कि उनका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। इस स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं। आप मेरे हिसाब से शायद ये सोच रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। बेटा वो एक अलग कहानी है। ओके सर। तो बेटा मैं जो स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं वो मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे हमेशा फॉरएवर घूमता रहेगा और न्यूक्लियस के पास कभी नहीं आएगा और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं गिरेगा। और इसका मतलब ये हो गया कि एटम जो है वो क्या है? स्टेबल है। किसी का और कोई सवाल जवाब बेटा? तो बेटा इसमें से कुछ कॉपी करना है किसी को अपनी नॉलेज के लिए कि मैं आगे बढ़ सकता हूं? बेटा ये तो बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन बोर ने बताई। अब देखो बेटा नील बोर ने आगे क्या क्या बताया। सबसे पहले तो बोर ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, जो बेटा मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्या रीजन था कि हर शेल की एनर्जी जो है बेटा वो क्या है? फिक्स्ड है। एटम के अंदर डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। कहां पे होता है? सेंटर के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स, जिनको हमने अभी नाम क्या दिया था बेटा? ऑर्बिट, विदाउट एमिटिंग एनी एनर्जी, है ना? इनका नाम क्या था बेटा? डिस्क्रीट एनर्जी शेल। और डिस्क्रीट शब्द का बेटा मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एनर्जी शेल। आप अपनी पसंद से कोई शेल नहीं बना सकते। नेचर ने फिक्स्ड शेल्स बना रखे हैं। कहता है सिर्फ वही ऑर्बिट अलाउड होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कहते हैं MVR, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सर क्या मतलब होता है? अब देखिए बेटा हमने एक टर्म पढ़ी है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है जब मास, कोई भी मास वेलोसिटी के साथ चलता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ के लिए, फॉर सर्कुलर पाथ बेटा हम क्या निकालते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron, radius of shell, which is equal to h/2 pi into n। तो बेटा जहां पे m क्या हो गया? m is mass of electron। ऑब्वियसली बात है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.1 into 10 to the power -31 kg। देन हमारे पास आता है बेटा VE। VE क्या होता है? इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से एक शेल में मूव करता है? इसका भी फॉर्मूला बोर ने बता दिया था, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा।
और बेटा आर एन बेटा क्या होता है, इज रेडियस ऑफ शेल। अब आप किस शेल की बात कर रहे हैं, उस शेल का रेडियस बेटा कितना होता है वो भी निकालना हमें बोर्ड ने बता दिया था। बेटा h क्या होता है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और n क्या होता है बेटा, n इज 1 और 2 और 3 और 4, जहां पे बेटा n क्या होता है, विच शेल, शेल कौन सा है। हाँ जी बेटा। सर इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? बेटा इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, ऐसे बताओ इंटीग्रल मल्टीपल। पहले शेल के लिए, दूसरे शेल के लिए, तीसरे शेल के लिए। तो सर क्या 2.5 शेल होता है? नहीं बेटा, 2.5 शेल नहीं होता है ना। शेल क्या होगा, पहला शेल होगा या दूसरा शेल होगा या तीसरा शेल होगा या फोर्थ शेल होगा एंड सो ऑन बेटा। 5 शेल, 6 7 8 9, अब कितने शेल है किसी एटम के अंदर बेटा, वो अभी बात की बात है, अभी मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। पर ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आया। तो बेटा जैसे ही हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ में बेटा कौन सा मोमेंटम आता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, एम वी आर। देखो बेटा एम वी तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो मोमेंटम है। अब एंगल कितना है बेटा, वो डिपेंड करता है कि उसका रेडियस कितना है, इसलिए हमने एम वी आर लिखा है। और ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो n टाइम्स होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n टाइम्स होता है सर किसके, h/2 पाई। ये मैथमेटिकली उन्होंने सॉल्व करके बताया था, आप ये कॉपी कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनके अंदर एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या होती है, फिक्स्ड, है ना, डिस्क्रीट एनर्जी शेल। कहता है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है उसकी बेटा एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड। तो सर फिर उसकी एनर्जी कम ज्यादा कब होगी, मतलब इट विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। तो सर फिर उसकी एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कब हो सकती है, जब बेटा वो जंप करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है सर, क्या मतलब, अगर बेटा वो लोअर एनर्जी शेल में है और बेटा हमारे पास क्या आ गया, हायर एनर्जी शेल, तो बेटा अगर यहां से लोअर से आगे जाना है तो बेटा उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गेन। और अगर वो हायर से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी बेटा क्या करेगा, लूज करेगा। सर अगर ये न्यूक्लियस है तो पहला शेल कौन सा हुआ, अब मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना, ये आपको शायद ही कोई टीचर बताएगा। बेटा पहले शेल का उन्होंने नाम क्या रखा, के। दूसरे शेल का उन्होंने नाम क्या रखा बेटा, एल। तीसरे शेल का उन्होंने नाम क्या रखा बेटा, एम। फोर्थ शेल का नाम क्या रखा बेटा, एन। लेकिन सर उन्होंने के एल एम एन नाम क्यों रखे, क्योंकि बेटा बोर को, अब मैं जो बात बता रहा हूं बड़ी देखो समझदारी वाली बात है, क्योंकि बोर को डाउट था कि इन फ्यूचर कोई साइंटिस्ट के से पहले कोई शेल ना इन्वेंट कर दे। तो बेटा अगर वो एबीसी लिखता तो पूरी एबीसी दोबारा खराब हो जाती।
तो इसलिए अपने वर्क को सही प्रूफ करने के लिए और आगे सपोर्ट देने के लिए उन्होंने एबीसी के बीच में से शुरू किया, KLMNOPQRSTUV ऐसे करते करते शुरू किया। लेकिन थोड़े समय के बाद बेटा उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि के से पहले कोई शेल हो ही नहीं सकता। तब जाके उन्होंने बेटा के शेल को नाम दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। और जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, एनर्जी इंक्रीज करती रहती है। बेटा एनर्जी मिनिमम किस शेल की होती है बेटा? के शेल की। Okay. और एनर्जी मैक्सिमम बेटा किस शेल की होगी? शेल जो बेटा कहां पे होगा? एट इन्फिनिटी। सर क्या मतलब? बेटा उन्होंने बताया कि एक एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। सर लेकिन हमको तो लोग बताते थे कि किसी में 2 शेल होते हैं, 3 शेल होते हैं। बेटा 2 शेल 3 शेल वो उस पे डिवाइड किया जाता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नेचर ने हर एटम को इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स दिए हैं, जिसमें से सबसे कम एनर्जी जो है वो पहले शेल की होती है बेटा, के शेल की। और सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है बेटा वो शेल जो कहां पे होता है बेटा? इंफिनिटी पे होता है। लेकिन एक्चुअली में हम नंबर ऑफ शेल्स उस हिसाब से पढ़ते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स कितने शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल के अंदर है तो बेटा वो ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, ठीक है? उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। हाँ, अगर वो एनर्जी किसी दूसरे रीजन की वजह से गेन करता है, मतलब कोई उसको देता है, तो बेटा वो लोअर एनर्जी से हायर में चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी मिल रही है। 1 से 2 में जा सकता है, 1 से सीधा 3 में जा सकता है, 1 से सीधा 4 में जा सकता है, 1 से सीधा 5 में, 1 से सीधा 7 में एंड सो ऑन। और अगर वो किसी बड़े शेल में चला गया तो फिर वो वहां से वापस जब आएगा तो बेटा वो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। यही 2 केसेस होते हैं जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या क्या कर सकता है? लूज। अदरवाइज वो एक शेल में है 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, लाखों सालों के लिए, बेटा उसकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यही नहीं बेटा, अभी हम इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करते हैं। आपको जो कॉपी करना हो बेटा वो कॉपी कर सकते हैं आप। अब देखिए बेटा, जैसे ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी बेटा, ये एनर्जी बाहर से आ रही है। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को बेटा हम एच न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला किसने बताया था? प्लैंक्स क्वांटम ने। तो इस इलेक्ट्रॉन ने, जो इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर है बेटा, उसने एनर्जी गेन करी और बेटा वो कहाँ चला गया? थर्ड शेल में चला गया। वो बेटा 1 से 2 में भी जा सकता था, लेकिन उसको इतनी ज्यादा एनर्जी मिल गई कि वो थर्ड शेल में चला गया। इसीलिए बेटा जो ये वाला स्टेट होता है बेटा, उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब याद रखना बेटा, ग्राउंड स्टेट जो होता है वो मिनिमम एनर्जी वाला होता है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप करता है तो बेटा उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और बेटा एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो मोर एनर्जी वाला होता है। ग्राउंड स्टेट बेटा हमेशा शब्द होता है बेटा स्टेबल। एक्साइटेड स्टेट जो होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल स्टेट में वो हमेशा नहीं रह सकता, कुछ समय के लिए रहता है। तो बेटा यहां से जब यहां गया तो वो एनर्जी क्या कर रहा है? गेन। लेकिन जब वो बेटा थर्ड शेल से
एनर्जी लूज करेगा तो वापस बेटा कहाँ पे आ गया, फर्स्ट शेल में। तो इस केस में उसने एनर्जी बेटा क्या कर दी, रिलीज कर दी। तभी तो बेटा पिछली क्लास में फॉर्मूले जब हम सॉल्व कर रहे थे तो कभी कभार लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, क्योंकि बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो ये फॉर्मूला है उसको हम एच सी बाय लैम्डा भी तो लिखते हैं। अगर बेटा एनर्जी नेगेटिव आएगी तो लैम्डा भी तो नेगेटिव हो सकता है। इस वजह से कई क्वेश्चन में लैम्डा नेगेटिव आ रहा था और कई क्वेश्चन में लैम्डा जो है वो क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो आपको बेटा इसमें से कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। बेटा कुछ क्लास पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। अगर आपको याद हो, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बेटा कौन सी गैस ली थी, हाइड्रोजन गैस। उस हाइड्रोजन गैस में से हमने बेटा क्या पास किया था, इलेक्ट्रिक करंट। आ गई ना बेटा एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट बेटा एनर्जी तो है। इसने स्टेबल मॉलिक्यूल को बेटा क्या बना दिया, एटम। मतलब क्या कर दिया बेटा, अनस्टेबल। अब इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन थे जब वो अनस्टेबल हुए तो बेटा वो पहले शेल से कहां जंप कर रहे हैं, दूसरे में। किसी का इलेक्ट्रॉन तीसरे में जंप कर रहा है, किसी का इलेक्ट्रॉन चौथे में जंप कर रहा है, किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का कहीं। लेकिन बेटा ये सारी फॉर्म्स क्या है, अनस्टेबल। जिस टाइम मैं ये करंट क्या कर दूंगा, बंद, एनर्जी सप्लाई बंद हो गया, बेटा हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल। वापस आ गए। आया बेटा लॉजिक समझ में। तो बेटा कॉन्स्टेंटली हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है तो ऐसा होता है। नहीं तो नेचर तो कहता है हाइड्रोजन आप ऐसे रहो, ऑक्सीजन आप ऐसे रहो, नियॉन आप ऐसे ही रहो, आपको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, फास्फोरस आप ऐसे रहो। लेकिन अगर मैं इनको एनर्जी दूंगा तभी तो ये बेटा अपने स्टेट से क्या हो जाएंगे बेटा, एक्साइट। नहीं तो एक्साइट थोड़ी ना होंगे। अब किसी को वो एनर्जी कम चाहिए होती है तो सन से ही मिल जाती है, लेकिन किसी को वो एनर्जी ज्यादा चाहिए तो बेटा उसके लिए हमें एनर्जी उनको सप्लाई करनी पड़ती है। हम एनर्जी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म के अंदर दे सकते हैं। यही तीन तरीके होते हैं बेटा एनर्जी प्रोवाइड करने के, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनके अलावा और कोई नहीं होते एनर्जी प्रोवाइड करने का तरीका। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा? यस सर। तो अब हम बात करते हैं बोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बोर्ड ने कहा कि आई एम केपेबल ऑफ गिविंग हाइड्रोजन का मॉडल। उन्होंने कहा एनर्जी स्टेट्स एक इलेक्ट्रॉन के नंबर किए जाते हैं 1 2 3, लेकिन बेटा पहले क्या नंबर किए जाते थे, KLM। इनको बेटा हम एक शब्द से जानते हैं जिसका नाम है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी बेशक आप मत याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही नहीं, आप बेटा किसी शेल का रेडियस भी निकाल सकते हैं बेटा। मैं ये वाला फॉर्मूला आपसे यूज नहीं कराऊंगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा बेटा Rn इज इक्वल टू A0 इंटू n स्क्वायर अपॉन Z। बेटा जहां पे Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, n क्या हो गया बेटा, शेल, और A0 क्या होता है, 52.9 पिकोमीटर। बेटा इसको हम कहते हैं बोर रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं, बोर रेडियस। तो मतलब आप ये देखो कि अब मैं किसी भी शेल के लिए बेटा उस शेल का रेडियस भी निकाल सकता हूं। सर एक एग्जाम्पल बताना। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं
रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, R1। R1 का मतलब है ये कितना आ जाएगा, 52.9 पिकोमीटर। शेल कौन सा है, फर्स्ट, उसका स्क्वायर हो गया, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो बेटा आंसर कितना आया, ध्यान से सुनना बेटा, 52.9 पिकोमीटर। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, बोर ने क्लेम कर दिया कि अगर आप न्यूक्लियस से कितना दूर जाते हैं, 52.9 पिकोमीटर, तो आपको पहला शेल मिलता है। इस पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दिस इज फर्स्ट शेल। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन देखना है तो आपको न्यूक्लियस से 52.9 पिकोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आप इस फॉर्मूले से बेटा किसी भी एलिमेंट का रेडियस निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के किसी भी शेल का रेडियस निकाल सकते हैं। मतलब क्या कमाल का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि आप एटम तो छोड़ो, अब आप उनके शेल का रेडियस तक कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे बड़ी बात उन्होंने क्या बता दी कि इफ यू वांट टू सी इलेक्ट्रॉन, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, इफ यू वांट टू सी इलेक्ट्रॉन go 52.9 picometers away from nucleus of H atom, we will see first shell where electron revolves। तो उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, कि हम इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बेटा मैंने तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, पर बेटा ये जितना भी पार्ट लिखा है ये सिर्फ जनरल नॉलेज है समझने के लिए। आप कॉपी कर लीजिए। रेडियस के अलावा बेटा उन्होंने इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है वो वाला फॉर्मूला भी उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी भी शेल में बेटा कैसे निकालते हैं, V0 इंटू जी अपॉन एन, जहां पे V0 बेटा क्या होता है, मिनिमम वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये किसकी वैल्यू है, V0 की है। और G क्या होता है, एटॉमिक नंबर। N क्या हो गया बेटा, शेल। अब आप मेरे से पूछो कि सर हाइड्रोजन के पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो ये देख लो बेटा, फर्स्ट शेल की वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1 अपॉन 1। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की मिनिमम वेलोसिटी बेटा कितनी है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये स्पीड बेटा कम है कि ज्यादा है, कि बहुत 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 ज्यादा है। बताओ। Sir, can you please repeat your question? मेरा क्वेश्चन है कि बेटा ये जो वेलोसिटी आई है वैल्यू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड, ये वेलोसिटी कम है कि ज्यादा है, कि बहुत बहुत ज्यादा है, सर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। लेकिन बेटा ये किसी चीज से कम है। सर स्पीड ऑफ लाइट। वेरी गुड, लाइट की स्पीड से कम है।
क्योंकि c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आपको पता है, आप मोटा मोटा ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तकरीबन 90% होती है लाइट की स्पीड के। अरे तो कमाल ही हो गया, इतना तेज इलेक्ट्रॉन मूव करता है। आप ये मत सोच के बैठना कि वो 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर, 10,000 किलोमीटर पर आवर या 1000 मीटर पर सेकंड या 10,000 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। नो, वो बेटा किससे मूव कर रहा है? 2.18 × 10⁻6 मीटर्स पर सेकंड। बहुत बहुत हाई वेलोसिटी फिर हम उसको देखेंगे कैसे। वेरी गुड, ये बहुत बहुत हाई वेलोसिटी है। और यहीं पे सबसे अच्छा सवाल सत्यम ने पूछ लिया कि हम उसको देखेंगे कैसे। एक तरफ बोर कह रहा है, बोर्स जी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को देखना हो तो 52.9 पिकोमीटर दूर चले जाओ, वहां पे वेट करो, वहां पे इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो आप उसको बाय बाय बोल देना। और दूसरी तरफ वो जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालते हैं तो वो तो इतनी 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 ज्यादा है, उसको हम देखेंगे कैसे? उसको, इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल बन गया। एक तो वैसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन के साथ। सर क्या? बेटा वो माइक्रोस्कोपिक है, वो वैसे ही इतना छोटा है, आंखों से हम देख ही नहीं सकते। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम उसके ऊपर ये आ गई कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो कब आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो पता नहीं कितनी बार आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट इसके बारे में हम थोड़ा सा आर्गुमेंट आगे की क्लास में करेंगे। फिलहाल हमको वेलोसिटी के बारे में पता चल गया, आप कॉपी कर सकते हैं। सर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतनी देर से हम एनर्जी 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 की बात कर रहे हैं, तो बेटा नील बोर ने ये तक बता दिया कि अगर आपको किसी शेल की एनर्जी निकालनी है तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 into 10⁻⁻18 into z²/n², जहां पे बेटा z क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर, और जहां पे n क्या हो जाता है? इज शेल। और ये बेटा किस में आता है? जूल पर एटम के अंदर। इसको हम बेटा इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू बेटा RH इंटू z²/n² जूल पर एटम, जहां पे बेटा RH बेटा क्या होता है? इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लिखो चाहे वो वाला फॉर्मूला लिखो, ये आपकी चॉइस है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बेटा हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और मैंने आपको उसके लिए भी बता दिया कि ये कांस्टेंट है। मतलब बेटा सर आप एक मिनट बच्चे, आप बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि हर सेल की एनर्जी है, हर सेल की एनर्जी। बेटा उन्होंने तो सेल की एनर्जी कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला जो है वो बता दिया कि किसी भी सेल के अंदर अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हो कि एक सेल की एनर्जी कितनी होती है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। हाँ जी बेटा, क्या सवाल है आपका? सर नोट्स में फॉर्मूला -2. हाँ, अभी मैं आ रहा हूं बेटा, मैं उसी पे ही आ रहा हूं बेटा। अब देखो बेटा, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल
हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालते हैं एनर्जी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं बेटा एनर्जी फर्स्ट शेल की। फर्स्ट शेल की मैंने एनर्जी निकाली 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो बेटा ये एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम, है ना। तो ये हो गई बेटा एनर्जी फर्स्ट शेल की, जिसको बेटा हम क्या मानते हैं मिनिमम एनर्जी। लेट अस सपोज मैं एनर्जी निकालता हूं बेटा सेकंड शेल की। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू ये कितना आ जाएगा बेटा 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अब बेटा 2 स्क्वायर कितना हो जाता है 4, और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाता है मेरे पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। ऐसे करते करते बेटा मैं एनर्जी थर्ड शेल की निकाल सकता हूं, फोर्थ शेल की निकाल सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी बेटा किस शेल की होगी? जो शेल बेटा कहां पर होगा? इंफिनिटी पे होगा। तो जब मैं इंफिनिटी वाले शेल की एनर्जी निकालने लगता हूं तो 10 टू द पावर माइनस 18 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0 एंड एनर्जी इज व्हाट? मैक्सिमम। मतलब एनर्जी जो शेल इंफिनिटी पे है उसकी एनर्जी मैक्सिमम की 0 है। तो अगर बेटा मैक्सिमम एनर्जी 0 है तो उससे जो पहले वाला शेल होगा उसकी एनर्जी बेटा किस साइन में होगी? नेगेटिव में। इस वजह से हमको नेगेटिव साइन जो था इस फॉर्मूले में लगाना पड़ गया। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो यहां पर ये आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सर एक बार फिर से था। हाँ, इफ मैक्सिमम एनर्जी of a shell at infinity is 0, therefore the shell before infinity will have negative energy. That is, it is actually force of attraction maximum for first shell and minimum for last shell at infinity। मैं क्या कंसेप्ट कह रहा हूं ये देखो बेटा, मैंने इस फॉर्मूले के अंदर फर्स्ट शेल की एनर्जी निकाली जो बेटा मेरे पास कितनी आ गई 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। फॉर्मूले के अंदर मैंने सेकंड शेल की बेटा एनर्जी निकाल दी जो बेटा कितनी आ गई 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। ऐसे करते 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 बेटा मैं थर्ड शेल की भी निकाल सकता हूँ, फोर्थ की भी निकाल सकता हूँ एंड सो ऑन। लेकिन मैं मैक्सिमम एनर्जी निकालने के लिए बेटा कहाँ चला गया? जो शेल कहाँ पर है बेटा? इंफिनिटी पे है। जब मैं इंफिनिटी से किसी नंबर को डिवाइड करता हूं तो बेटा वो वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। मतलब जो शेल इंफिनिटी पे है, अब जरा देखो बेटा, अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और करते 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 मान लेते हैं बेटा ये लास्ट शेल हो गया जो इंफिनिटी पे है। इस शेल की एनर्जी जो है बेटा वो क्या है? मैक्सिमम। और वो बेटा कितनी आ रही है? 0। तो अगर बेटा मैक्सिमम शेल की एनर्जी बेटा 0 आ रही है तो जो शेल इससे पहले होगा उसकी एनर्जी बेटा 0 से कम होगी ना। इसका मतलब है इस शेल की एनर्जी जो है 0 से अगर कम है तो बेटा वो किस में होगी? नेगेटिव साइन के अंदर। इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो लगाया। तो बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन बेटा क्या होता है? इट shows
और रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक्चुअली में जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, उसकी एनर्जी बेटा किस में होगी, उतनी ज्यादा नेगेटिव में होगी। तो शेल्स जो न्यूक्लियस के पास है उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए उनकी एनर्जी कम है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता रहता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो कम होती रहती है और इन्फिनिटी पे आके ये वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। तो बड़ी कमाल की चीज आ गई हमारे सामने कि वो शेल जो इन्फिनिटी पे है उसकी एनर्जी मैक्सिमम है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी बेटा कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो सिग्निफिकेंस नेगेटिव साइन का ये है कि ये बताता है कि नेगेटिव का मतलब होता है जितनी बड़ी वैल्यू नेगेटिव में, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा है उस शेल के पास। एंड अगर यही हमको किलो जूल पर मोल में निकालना होता है तो -1312 जी स्क्वायर एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो कभी कभार ये फॉर्मूले एनर्जी के वो जूल पर एटम में भी पूछ लेते हैं, कभी कभार ये फॉर्मूले वो इसमें पूछ लेते हैं, किलो जूल पर मोल में भी पूछ लेते हैं। तो उस हिसाब से हमको ये वैल्यूज सर निकालनी है। हाँ जी बेटा। ये फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन के लिए? ये बेटा पूरा, अब आप बात कर रहे हो बार बार तो मैं बता देता हूँ। अभी हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे कि नील बोर ने जो मॉडल ऑफ एन एटम बताया वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को ही सपोर्ट कर सकता है, मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये देखो ना बेटा, लिखा हुआ है ना उन्होंने He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव और दूसरा कौन है बेटा, H एटम। ये 3 स्पीशीज ऐसी हैं इनके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जहां पे आप बात करोगे दूसरे इलेक्ट्रॉन की तो बेटा ये मॉडल उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये नील बोर के मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये पूरा मॉडल ऑफ एन एटम एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज को ही एक्सप्लेन कर सकता है, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए कहानी खराब हो जाएगी। उनके लिए ये सिस्टम नहीं है, इसलिए बेटा ये वाला मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। पर उस टाइम पर इसकी काफी अच्छी, हाँ वो अलग चीज है बेटा कि बहुत सारी चीजें इन्होंने जो बताई हम आज भी उसको स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको स्टडी नहीं करते। लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट रखेंगे, अगर बात करेंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या आएगी, वो बेटा उनके पास नहीं था एक्सप्लेनेशन। तो देर आर सम थिंग्स विच आर वेरी राइट, जैसे बेटा एनर्जी निकालना, रेडियस निकालना, जैसे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकालना, कौन कौन से शेल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन से शेल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। पर जहां पे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वहां पे वो फेल हो गए। दूसरा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को आप देख सकते हो, लेकिन जब हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं तो पता लगा कि हम इलेक्ट्रॉन को तो देख ही नहीं सकते। तो एक ही टाइम पे अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने हो, हमें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल जो है वो दे रखी है। सो दिस बिकेम मेजर ड्रॉबैक of Rutherford's model of Bohr model of an atom। और भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जो अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको जो कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा इसके बाद
हमारे पास क्या आ गया, ये देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम के लिए होता है बेटा, ये आपको फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एंट्रेंस के लिए इसकी नीड होती है, ठीक है। हम सीबीएसई पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दिया, ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था, -1312 जूल पर मोल। जस्ट चेक कर लो बेटा कि मैंने वहां पे नेगेटिव साइन लिखा था नहीं लिखा था बेटा इस फॉर्मूले में, आई थिंक आई मिस्ड इट, बट यू जस्ट क्रॉस चेक कि नेगेटिव साइन भी वहां पे लिखा होना था आपने। लिखा था, वेरी गुड, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया En, जी हो गया एटॉमिक नंबर। तो देखो बेटा एनर्जी ग्राउंड स्टेट की H एटम के लिए निकालते हैं, फॉर N2 इन्होंने किलो जूल करके हमने करा है बेटा, जूल वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो एंड सो ऑन। अब हमारे पास बेटा यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इन क्वेश्चन आंसर्स को बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर मैं अभी आपके साथ हाँ एक आधा क्वेश्चन आंसर जो है वो हम डिस्कस कर ही लेते हैं बेटा। जैसे ये हो गया बेटा एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कहते हैं एनर्जी एसोसिएटेड फर्स्ट बोर ऑर्बिट के साथ हाइड्रोजन एटम की इतनी होती है। तो बेटा फॉर्मूला एनर्जी का हम जानते हैं कितना होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z² अपॉन n² जूल पर एटम। कहते हैं व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। तो बेटा आप ऐसा करो, हाइड्रोजन एटम के लिए -2.18 इंटू 10⁻⁻18 एटॉमिक नंबर 1 हो गया, 5 के लिए बेटा ये 5² हो गया, तो बेटा ये कितना आ गया -2.18 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा माइनस, तो 200 जा तो ये हो जाएगा 8 जा कितना आ जाएगा 200, 180 का मतलब हो गया 6-7, तो ये आ जाएगा -0.87 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ये आ गया बेटा एनर्जी एसोसिएटेड फॉर फिफ्थ ऑर्बिट। कहते हैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर फॉर हाइड्रोजन एटम। आपको बेटा रेडियस भी निकालना है, Rn इज इक्वल टू A0 इंटू n² अपॉन g। तो ये क्या हो गया 52.9 इंटू 5² अपॉन 1, तो 52.9 इंटू आप 25 कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पिकोमीटर में आ जाएगी, तो आप कॉपी कर लीजिए। तो एक छोटी सी करेक्शन है, ये वैल्यू -0.087 इंटू 10⁻, वो हो गई। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो -8.7 इंटू 10⁻20 जूल पर एटम। तो बेटा आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है बोर्ड मॉडल से एसोसिएटेड हम 1-2 टॉपिक और करेंगे, और उसके बाद जो बचे कुचे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे।